अच्छा, क्या रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है या नहीं? यस, रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। अच्छा, ट्रिपल ए की तरफ आते हैं। ट्रिपल ए जो कि एसपीआर से बहुत ज़्यादा इजी पेपर है। इजी पेपर नहीं, एसपीआर से आप कह सकते हो थोड़ा सा मुश्किल पेपर है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुलाइज करना चीज़ों को बहुत इजी है, लेकिन पिन पॉइंट करना चीज़ों को वो मुश्किल है। ये पिन पॉइंट का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया आज इस टॉपिक के स्टार्ट पे? सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि भाई देखो, कल हम लोगों ने ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन किया था। ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क के बारे में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि भाई देखो, पेपर के लिए P7 का जो पेपर है उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इनहेरेंट रिस्क ही है। कंट्रोल रिस्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट होता है, कंट्रोल में कोई गलती है, डायरेक्ट रिस्क है भाई। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि वो इतनी आसान चीज़ आपको दे दे उठा के। डिटेक्शन रिस्क के बारे में हमने ये पढ़ा था कि डिटेक्शन का खतरा है कि ऑडिटर ने पहले ऑडिट नहीं किया हुआ कभी, तो हो सकता है कि ऑडिटर ने अगर ऑडिट पहले पूरी जिंदगी नहीं किया हुआ किसी ऐसी इंडस्ट्री को और पहला क्लाइंट है उसका, तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर सके। अब पेपर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं है, मैंने आपको बताया था 99% इनहेरेंट रिस्क है, 1% ऑफ द सेक्शन ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क है, लेकिन 1% के अंदर से भी ज्यादा प्रोमिनेंट हमेशा डिटेक्शन रिस्क होता है। एग्जामिनर देते हैं पेपर में, लेकिन बहुत कम चांसेस है। अब मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा, वो आपको एक सिनेरियो बना के देगा, उसमें लिखा होगा आज से पहले जो है ऑडिटर ने ऐसी किसी इंडस्ट्री का ऑडिट नहीं किया। जैसे ही आपने बात पढ़ी भाई, सीधी बात है, आपने देख देना डिटेक्शन रिस्क कि भाई देखो, उसमें ये 4 स्टेप्स नहीं आएंगे, 4 स्टेप्स किधर आएंगे, इनहेरेंट रिस्क वाले में आएंगे। आपने सीधा सीधा लिख देना है, इस चीज को आप नोट कर लो कि देयर इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज के आगे आपने क्या लिखना है, रेलेवेंट मटेरियल। मटेरियल क्या आप लिखोगे कि भाई देखो, हमने पहले कभी ऑडिट नहीं किया इस कंपनी का, द ऑडिटर हैज नॉट ऑडिटेड एनी इंडस्ट्री बिफोर हैंड and does not have any experience in the industry in which the auditor is auditing at the moment. Hence, it is possible that the auditor will not be able to identify the material misstatements within the financial statements of the company. खैर, ये तो मैंने कल भी आपको समझाया था। इनहेरेंट रिस्क के ऊपर हम लोग आए थे। इनहेरेंट रिस्क हमने बात की तो नेचर पे डिपेंडेंट होता है। नेचर किस तरीके से डिपेंडेंट पे होता है कि कंपनी ऐसे और ऐसे चीज़ पे काम कर रही है, ऐसी जगह पे काम कर रही है जहाँ पे नेचर है ऐसी, लोग अच्छे नहीं है, फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा है, रिश्वत देने का रिस्क ज़्यादा है, तो वो रिस्क फॉल करता है, फिर वो कहता है इनहेरेंट रिस्क है, नेचर की वजह से। अब नेचर पे मैंने आपको समझाया था कि यार देखो, इनहेरेंट रिस्क के बारे में क्या, बल्कि मैंने आपको पूरे ऑडिट रिस्क के बारे में समझाया था कि यार देखो, आपके पास 4 स्टेप्स हैं। अगर इन 4 स्टेप्स को आप मेमोराइज कर लो, लिख लो, याद कर लो, इनको तो याद करना है ना आपने, कि भाई किस तरीके से आपने एक ऑडिट रिस्क का एक पार्ट सॉल्व करना है। जब ऑडिट रिस्क का पेपर आता है तो वो 24 मार्क्स का भी आ सकता है, वो 12 का भी आ सकता है। आपको सीधा सीधा पता है कि एक ऑडिट रिस्क का पार्ट मैक्सिमम 3 मार्क्स तक जा सकता है। वो इसके मार्क्स ज्यादा कर देगा, राइट, मटेरियल फ्रॉम द सिनेरियो, लेकिन बाकी सबके मार्क्स 0.5 ही रखेगा, तो मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। तो अगर 12 नंबर का पेपर आ रहा है तो समझ जाओ कम मार्क्स है, तो उसने मैक्सिमम एक रेस के लिए आपको 2 मार्क्स देने हैं। और अगर 2 मार्क्स देने तो ऑब्वियसली फिर ये वाला पोर्शन भी 0.5 मार्क्स का होगा। ठीक है। और अगर 24 मार्क्स का आ रहा है तो फिर समझ जाओ कि आपने कितने रेस लिखनी है, 24 डिवाइडेड बाय 3, आपने 8 रिस्क के बारे में आइडेंटिफाई करना है। अगर वो 12 मार्क्स का दे रहा है ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन, तो आपने कितने मार्क्स लिखने हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2, आपने 6 रिस्क लिखने हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये छोटी सी बात डिस्कस की थी कल भी, और ये 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे कि आपने हमेशा से इन 4 स्टेप्स को यूज करना है और रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन रिस्क का कैसा आ सकता है, एक तो पार्ट है ये जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था और आपको बोला था कि ये करो, जो कि अभी तक आपने नहीं किया, और आप करके मुझे भेजोगे 30 मार्च से पहले वाली क्लास, यानी कि कल क्लास से पहले मुझे आपका ये वाला क्वेश्चन चाहिए हर हालत में। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करो, एक रिस्क मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिया था, और उसके बारे में लिखो, इन 4 स्टेप्स को यूज करो। खैर, अब मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि थ्योरेटिकल, दिस इज नोन एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। एनालिटिकल क्वेश्चन में पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, एक चीज को दूसरे से लिंक करोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि कहीं पे रिस्क है या नहीं है, और फिर इस सिनेरियो को यूज करते हुए आप बता दोगे, ये 4 पार्ट्स को यूज करते हुए बता दोगे कि ऑडिट रिस्क क्या है।
खैर, हमारा ऑडिट रिस्क का यानी कि चैप्टर नंबर 7 अभी खत्म नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 7 में एक छोटी-सी चीज़ और है, छोटी-सी नहीं, यू कैन से कि चैप्टर नंबर 7 का 25% पोर्शन वहाँ पे है। ऑडिट रिस्क के अंदर देयर आर 49% चांसेस कि वो 24 मार्क्स के बजाय आपको 12-12 मार्क्स के 2 पोर्शन दे दे और आपसे बोले 12 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई करो ऑडिट रिस्क और 12 मार्क्स के लिए आप क्या करो, बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफाई करो। बिज़नेस रिस्क ऑडिट रिस्क से बहुत आसान है। उसकी रीज़न क्या है कि आपको इन 4 स्टेप से फ़ज़ूल में होके गुज़रना नहीं पड़ता। आपको हर एक रिस्क आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ये नहीं समझना पड़ता कि क्या ये डिटेक्शन है, कंट्रोल है, इन्हेरेंट है, क्या ब्ला, ब्ला, ब्ला ये क्या चीज़ है। आपको सीधी-सीधी एक छोटी-सी बात पता होनी चाहिए। देखो, बिज़नेस रिस्क क्या चीज़ होती है, कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस तरह से एग्ज़ामिनर सपोज़ करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये हम लोग बयान करते हैं। एज़ एन ऑडिटर सबसे पहली चीज़ एज़ एन ऑडिटर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको ये पता हो कि भाई बिज़नेस रिस्क होता क्या है? बिज़नेस रिस्क वो रिस्क है जो रिस्क इट इज़ पॉसिबल कि अगर ये कंपनी एक रिस्क फेस कर रही है तो कल को इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, इसकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, इसके जो सेल्स है वो कम हो सकती हैं, रिटर्न्स इसके ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह की कंसिडरेशन जो कि बिज़नेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हो, उस कंपनी को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हो। क्या चीज़? कैसे? देखो बिज़नेस रिस्क की इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात बताऊँ क्या चीज़ होती है? एनीथिंग व्हिच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द बिज़नेस। अब इस बात का मतलब क्या है कि एनीथिंग व्हिच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द बिज़नेस। इसका मतलब सिंपली ये है कि प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं, हो नहीं रहे। ये सब कुछ हो सकता है, नॉट रियलिटी। क्योंकि हम ऑडिटर हैं, तो हम लोग हमेशा प्रोफ़ेशनल स्केप्टिसिज़्म का शिकार होते हैं। और अगर प्रोफ़ेशनल स्केप्टिसिज़्म की बात की जाए, तो ये वो लफ़्ज़ है जो कि अब मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगा। ये आपके आता है, एग्ज़ाम का एक हिस्सा है ये भी, ठीक है? लेकिन प्रोफ़ेशनल स्केप्टिसिज़्म कौन होता है? वो बंदा जो कि शक्की होता है, ठीक है? ऑडिटर हमेशा से शक्की होता है, इसलिए वो हर चीज़ के ऊपर ये बात सपोज़ करता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो हो नहीं रहा था असल में नहीं हो रहा होता वो। लेकिन ऑडिटर ये सपोज़ करता है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए जब आप ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि भाई ये हुआ है। आप कहते हो यार इसमें तो ये भी हो सकता है। हालाँकि आपको अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। आपने उसको ऑडिट नहीं शुरू किया लेकिन आप रिस्क तो आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे ना। तो आप ये भी कहते यार ये भी अंडर वैल्यूड हो सकता है, ये भी अंडरस्टेड हो सकता है। ठीक है? इस तरह से हम लोग बात कर रहे थे। इसी वजह से बिज़नेस रिस्क के अंदर भी हम लोग ये कहते हैं कि यार ये भी हो सकता है। लेकिन हमेशा हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं? वी डोंट बिकम द ऑडिटर, रादर we become a business consultant। बिज़नेस कंसल्टेंट बनते हैं हम लोग। जब भी बिज़नेस रिस्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग हमेशा बिज़नेस कंसल्टेंट बन के सॉल्व करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज़ आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि आपके पास एक ऑडिटर आया था, जहाँ पे आप काम करते हो और वहाँ पे उसने आके चीज़ें पूछी थी कि भाई बताओ इसकी रिसीट कहाँ पे है? इसकी रिसीट कहाँ पे है? अच्छा ये वाला काम हुआ था, ये वाला काम नहीं हुआ था। इंटरनल ऑडिटर आया था, उसने सब कुछ पूछा था, ठीक है? इसी की जगह अगर आपके पास आपके पास एक बंदा आता जो कि बिज़नेस कंसल्टेंट होता, तो वो आपको बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफ़ाई करके देता। वो क्या कहता कि यार देखो आपके कस्टमर्स आते हैं, आप लोग मैन्युअली प्रिंटिंग करते हो अपने जो आपके पास मशीन पड़ी है उसके अंदर से आप खुद से टिकट बना के उस कस्टमर को देते हो। बिज़नेस रिस्क है कि कस्टमर आप लूज़ कर जाओ बिकॉज़ कि आप टाइम लेते हो, हर एक कस्टमर के लिए आपको 5 से 6 मिनट चाहिए उसकी रिसीट प्रिंट करने के लिए। हो सकता है जो पीछे लाइन में बंदे खड़े हुए वो तंग आके छोड़ के चले जाएँ। आपने तो बिज़नेस लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ? रेवेन्यू गिर गया, ठीक है? ये हैक्स छोटे-छोटे मैं बाद में बताऊँगा आपको। लेकिन आपका रेवेन्यू गिर गया, दिस वाज़ अ बिज़नेस रिस्क। तो आपको ये बोलेगा कि यार इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप
ऐसा करो कि आप एक ऑटोमेटेड मशीन लगाओ यहाँ पे, जिसकी वजह से जल्दी-जल्दी एक कस्टमर है अपना कार्ड स्वैप करे और बस जाए यहाँ से अपनी रिसीट लेके, ठीक है? वो एक बिज़नेस रिस्क को कम करना है। लेकिन इन P7 लेवल आपने रिकमेंडेशन नहीं देनी होती कि बिज़नेस रिस्क को कम कैसे किया जाए, बस आपने आइडेंटिफ़ाई करके देना होता है बिज़नेस रिस्क को। तो ये वाली पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि वी डोंट बिकम द ऑडिटर इन बिज़नेस रिस्क क्वेश्चन, रेदर वी बिकम अ बिज़नेस कंसल्टेंट जो कि बिज़नेस रिस्क बता रहा हूँ। अब बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफ़ाई कैसे किए जाते हैं? यहाँ पे सबसे मुश्किल काम होता है बिज़नेस रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना। आइडेंटिफ़िकेशन कैसे होती है बिज़नेस रिस्क की? अगर मैं आपको इस तरफ लेकर आऊँ, आइडेंटिफ़िकेशन। आइडेंटिफ़िकेशन करना मुश्किल आप कह सकते हो, लेकिन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सी बात है। पहली चीज़, डिक्रीज़ इन रेवेन्यू। दूसरी चीज़, डिक्रीज़ इन प्रॉफिट्स। तीसरी चीज़, इंक्रीज़ इन ऑब्लिगेशंस। चौथी चीज़, रेपुटेशन रेपुटेशन बीइंग डैमेज्ड। ये 4 पॉइंट्स भाई आपने याद रखने हैं। मैंने आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बढ़ा-चढ़ा के बताए हैं ये 4 पॉइंट्स। बेसिक हम लोग सिर्फ़ 2 पॉइंट्स को हमेशा लेते हैं। अच्छा 1 मिनट, खैर बाद में देखते हैं। अच्छा, हम लोग सिर्फ़ 2 पॉइंट्स, इसमें से भी आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर बेसिक कौन से 2 पॉइंट्स हैं? एक डिक्रीज़ इन प्रॉफिट्स आ सकता है फ्यूचर में, और दूसरी चीज़ रेपुटेशन आपकी डैमेज हो सकती है। ये 2 मेन मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स ही आप हमेशा से याद रखना, ठीक है? कि अब इसका मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ यूँ है कि आइडेंटिफ़िकेशन कैसे करोगे? आप पूरा सिनेरियो पढ़ोगे, सिनेरियो के अंदर आप देखोगे अच्छा यार ये काम हो रहा है, इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा हो गया खुदा ना ख़वास्ता तो मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट गिर सकता है। ठीक है? फिर उसके लिए अगेन आप ये वाला पॉइंट देखो, हमने ऑडिट रिस्क के अंदर ये 4 पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो आप ये वाला पॉइंट तो नहीं लिखते ना, रिस्क तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अगेन ये आप रिस्क यहाँ पे क्या लिखोगे? पहला स्टेप आपका हमेशा से होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त, स्टेप नंबर 1, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि रिस्क को आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज़, व्हाई इज़ इट अ रिस्क? यहाँ पे आप किस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे? आइडेंटिफिकेशन के अंदर कि रिस्क क्यों है? कि डिक्रीज़ इन प्रॉफिट्स है, और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स और रेपुटेशन। मैं ये सिर्फ 2 पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट यही 2 पॉइंट्स हैं, बाकी भी लेकिन हो सकते हैं। आपका डिक्रीज इन रेवेन्यू भी, अगेन अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो प्रॉफिट गिरेंगे, ठीक है? ऑब्लिगेशन इंक्रीज़ हो रही है तो रेपुटेशन तो गिरेगी साथ-साथ। ऑब्लिगेशन क्या होती है? कि आपने एक काम करना था, आपने नहीं किया वो काम। कस्टमर समझ रहे थे आप करोगे, ठीक है ऑब्लिगेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो कस्टमर के दिमाग में तो यही होगा ना यार इसने काम करना था, नहीं किया, रेपुटेशन गिरी कि नहीं गिरी? तो बिज़नेस भी आपका खराब हुआ। तो मैंने आपको ये लिखा है, रिस्क की पहले आइडेंटिफाई करो, लिखो उसके बारे में कि भाई दिस इज़ अ रिस्क कि हमारा कल को फ्यूचर प्रॉफिट वगैरह गिर सके ये वो, और क्यों रिस्क है? क्योंकि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट्स गिर सकता है। नाउ कम लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, और आप लिखोगे रीज़न। रीज़न में वही जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि राइट मटीरियल फ्रॉम सिनेरियो। यहाँ पे क्या? राइट मटीरियल फ्रॉम सिनेरियो, या फिर व्हाई इज़ दिस अ रिस्क? एक्सप्लेन। ठीक है? आपके अब अगले पॉइंट में आप मटेरियलिटी तो कैलकुलेट करने से रहे, ठीक है? तो इस वजह से मटेरियलिटी यहाँ पे नहीं आती। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपके पास लिख देता हूँ। ये लो। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग करते हैं। क्या चीज़ है बिज़नेस रिस्क? चैप्टर नंबर 7 पे जाओ, उसको पढ़ो, ठीक है? लेकिन उसको आइडेंटिफ़िकेशन कैसे करते हैं? आइडेंटिफ़िकेशन के लिए 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि अगर प्रॉफ़िट गिर रहा है, अगर आपके इंक्रीज़ ऑब्लिगेशंस हो रही हैं, रेपुटेशन आपकी ख़राब हो रही है, तो अगेन वो सारा कुछ क्या है? बिज़नेस रिस्क में फ़ॉल करता है। फिर उसको लिखोगे कैसे? पहले रिस्क के आइडेंटिफ़िकेशन के बारे में लिखोगे, दिस इज़ अ रिस्क, कि देयर इज़ अ रिस्क कि अवर फ्यूचर प्रॉफिट्स विल डिक्रीज़। आपने व्हाई और रिस्क आइडेंटिफ़िकेशन दोनों एक साथ कर दी। व्हाई इज़ इट अ रिस्क? बिकॉज़ आपका रेवेन्यू अगर लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि 50% से इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है? अगर मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे, चलो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ एक कंपनी, एनालिटिकल तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल मैं भी नहीं जाना चाहता। थ्योरेटिकल क्यों नहीं जाना चाहता? बिकॉज़ आप यहाँ पे मुझे रिस्क आइडेंटिफ़ाई करके दोगे जुनैद, अब आज
का क्वेश्चन तो आपने करके नहीं दिया मुझे कल वाला, जो कि था कि ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करो, लेकिन इसी का सेकंड पार्ट क्या है, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करके दो। तो मैं आपको एक एक आइडेंटिफाई करके दूंगा, लिखोगे आप खुद, दूसरा भी मुझे आइडेंटिफाई करके दोगे, लिखोगे आप खुद। मैं सिर्फ एनालिटिकल आपको समझा रहा हूँ ताकि आप खुद अभी पहले प्रैक्टिस करो थ्योरेटिकल तरीके से किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करना शुरू करेंगे किट के, तो वहां पर मैं आपकी हेल्प आउट जरूर करूंगा, लेकिन पहले आपको आना चाहिए, आप सीखो इसको। खैर, हम लोग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं कहता हूं कि मेरा रेवेन्यू जो था ना, वो था 2012 में और 2013 में। एनालिटिकल इस तरह ही होता है। 2012 में मेरा रेवेन्यू था 10 मिलियन का। इसको मैं आर टच के, आर टच 9, आर टच 9, ठीक है। और 2013 में मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? मेरा रेवेन्यू 2013 में हो गया भाई 9 मिलियन का, ठीक है। और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर चली गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले थी 2 मिलियन की और अब वो हो गई है 3 मिलियन की। नाउ अगर यहाँ पे आप एनालिटिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो ना बिजनेस रिस्क को, तो आपके सामने है क्या है कि आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है? वही वाला फॉर्मूला लगाओ, करंट ईयर माइनस द प्रीवियस ईयर्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय करंट ईयर्स रेवेन्यू। आपके पास क्या आ जाएगा? अगर डिवाइड ना भी करना चाहो तो एक्सेल के अंदर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ओहो ये तो मैंने गलत लगा दिया, माइनस दिस, ओहो दिस नहीं, दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, 9 मिलियन माइनस 10 मिलियन, 1 मिलियन का डिक्रीज आ गया डिवाइडेड बाय 9 मिलियन। 11% से डिक्रीज हो रहा है मेरा रेवेन्यू, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कर रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी इंक्रीज हो रही है, अगेन करंट ईयर का माइनस प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय करंट ईयर वाला। तो परसेंटेज वाला साइन मैंने लगा दिया, उससे 33% का इंक्रीज दे दिया। अब मुझे नजर आ रहा है कि भाई मेरा रेवेन्यू 11% से डिक्रीज कर रहा है और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 33% से इंक्रीज कर रही है। रिस्क है भाई। आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अगर रेवेन्यू 11% से डिक्रीज हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो रेवेन्यू के साथ बिल्कुल लिंक्ड होती है हमेशा से, उसको भी 11% से गिरना चाहिए था। तो भाई यहाँ पे रिस्क है कि अगर ये ऐसे ही होता रहा तो आपके तो प्रॉफिट्स गए खत्म, आपके तो प्रॉफिट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, हमेशा के लिए गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं तो कितना बनता है मेरे पास? इज इक्वल टू 10 मिलियन माइनस 2 मिलियन। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 8 मिलियन का, यहाँ पे 6 मिलियन का आ गया, ठीक है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में निकाल लूं हर साल का, ये आपने F5 में पढ़ी थी, अब ये तो आपको आना ही चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं। तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू हमेशा, ठीक है। तो ये लो, ओहो ये लो, मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2012 में आपका ग्रॉस प्रॉफिट 80% था, 2013 में आपका ग्रॉस प्रॉफिट 67% है। डिक्रीज हो रहा है ना, हालांकि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है और रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो रहा है। होना तो इसको प्रोपोर्शनेट चाहिए था एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो बिजनेस रिस्क है यहाँ पे। अब बिजनेस रिस्क को आप लिखोगे कैसे, आंसर आप अपना स्ट्रक्चर कैसे करोगे? यहाँ पे कर लेते हैं वो। मैं लिखता हूं सबसे पहले, देयर इज अ रिस्क दैट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी would decrease on year basis, whereas the cost of sales would increase. मैंने सिर्फ अभी इतनी सी बात लिख दी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। खैर आगे अगर मैं आऊं तो मैं क्या लिखूंगा? ये तो मेरा स्टेप नंबर 2 था। क्या लिखा? वाइजिटर इज डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा या फिर रेपिटेशन होगी। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा मेरी रीजनिंग का पैराग्राफ और नंबर 2 वाली जो पॉइंट थी, ये दोनों पॉइंट आपस में मर्ज कर रहा हूं मैं। अच्छा देखो, ऑडिट रिस्क के अंदर ना ये चारों बिल्कुल डिफरेंट थे। मतलब ये कर रहे हो तो उसके अंदर आप ये नहीं ऐड कर सकते थे, ये कर रहे हो तो आप उसके अंदर ये नहीं ऐड कर सकते थे, मतलब हर एक के बारे में अलग-अलग लिखते थे ताकि आपका क्वेश्चन इतना बड़ा बन जाता। अब ये एक रिस्क के ऊपर हमने इतना कुछ लिखा था। बिजनेस रिस्क में ऐसा नहीं होता। इट इज पॉसिबल कि आप तीनों पॉइंट्स को एक साथ करके लिख दो, आप अपनी मर्जी से किसी और तरीके से लिख दो। ये सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हो कि एक गाइडेंस है। लेकिन यहाँ पे जब ऑडिट रिस्क के बारे में बात कर सकते हो, दिस इज नॉट द गाइडेंस, दिस इज द प्रिंसिपल। आप करोगे ऑडिट का पेपर ऐसे ही, ऑडिट रिस्क का पेपर क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। लेकिन बिजनेस रिस्क जरूरी नहीं है। ये मेरा तरीका है, ये हमारे ट्यूटर का तरीका था, ये उन बच्चों का तरीका था जिन्होंने मेरे साथ पेपर दिया, ये इस्लामाबाद के बच्चों का तरीका है। यू बीइंग इन यूके, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको ये अप्रोच ठीक नहीं लगती, कोई और अप्रोच चूज करो, लेकिन अगर ये अप्रोच ठीक लगती है तो वेल एंड गुड, आप इस तरीके से करो। खैर, मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, अब आगे लिखता हूँ। क्यों रिस्क है? मटेरियल लिखना है ना आप,
इधर तो मैं नहीं छोड़ सकता। एग्जामिनर को पता लग गया कि यार ठीक है, उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन वो मुझे मार्क्स तो नहीं देने वाला ना इतने के, तो वो आगे मटेरियल मांगेगा। क्यों रिस्क है, डिटेल तो मैंने देनी है, ये तो मैंने बताना है कि मुझे क्यों लगता है कि भाई रिस्क है। मुझे इसलिए लगता है द कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज्ड by 33%, whereas the revenue has decreased by 11%. Both these are proportionately linked with each other. Hence, they both should increase or decrease at the same time with little to no variance. क्या मैंने कहने की कोशिश की कि भाई देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने से इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू इतने से इंक्रीज हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि हैज डिक्रीज। ठीक है, बोथ ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनली लिंक्ड होते हैं, इस वजह से इन दोनों को एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, और कोई वेरिएंस भी होगा, यानी कि हो सकता है कि एक 11% से डिक्रीज हो रहा हो तो दूसरा 12% से डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन इट विल बी अ लिटिल टू नो वेरिएंस। या तो एक साथ डिक्रीज होंगे या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इन दोनों में, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, दिस शोज दैट द कंपनी, अब मैं अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को उठा के सामने ले आऊंगा, अपनी शक्की आदत को उठा के सामने ले आऊंगा। क्या बोलूंगा कि मुझे लगता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये मैंने खुद से बनाया, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया। हो सकता है आपकी कोई और रीजन होती, लेकिन मैंने क्या बताया कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कल को इनकी कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी, उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज कर जाएंगे। हेंस दिस इज अ बिजनेस रिस्क। मैं क्या लिखूंगा, दिस शुड, अब मैंने क्या लिख दिया मुझे खुद नहीं समझ आया, खैर। दिस शोज दैट द कंपनी might be purchasing overpriced products, overpriced material, and not able to sell them for same profit, either due to competition or due to internal reasons. But this would decrease the profitability of the company in future. Hence, this is a business risk. ठीक हो गया? इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करते चलूं ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ने में। ये लो, ये लो भाई, ये आपका बिजनेस रिस्क का एक पोर्शन सिर्फ सॉल्व हुआ है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है, देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है वो हम लोग किट के अंदर देखेंगे, लेकिन आप लिखते कैसे हो, सॉरी आपके मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट रिस्क मार्क्स आपके डेट 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 डेट, यानी कि 2 मार्क्स का मिनिमम और 3 मार्क्स का मैक्सिमम एक रिस्क फॉल करेगा। अगर 12 मार्क्स का है तो आप एज्यूम कर लो कि हर एक रिस्क के लिए एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स देने लगा है, तो आपने फिर 6 रिस्क आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। अगर 24 मार्क्स का उसने पूछा है तो मतलब आपने 8 रिस्क आइडेंटिफाई करके लिखने हैं बेस्ड अपॉन 3 मार्क्स फॉर ईच रिस्क। जितना बड़े मार्क्स होंगे, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे, तो आपने टोटल मार्क्स इंक्रीज कर लेने पर रिस्क, कि आप बोल दोगे अब वो 3 मार्क्स देगा हर एक रिस्क के लिए। और अगर वो 12 छोटे मार्क्स दे रहे हैं तो फिर आप ये एज्यूम कर लोगे कि वो अब कम मार्क्स देगा मुझे हर एक रिस्क के लिए, तो मतलब मेरे 2 मार्क्स हो जाएंगे मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे दे वेरी, आपका एक बिजनेस रिस्क 2 to 3 मार्क्स वेरी करता है। और ये हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ज्यादा मार्क्स हैं तो ज्यादा वाले मार्क्स उठा लो कि कम रिस्क लिखने पड़ेंगे, कम मार्क्स है तो अज्यूम कर लो कि आपको 2 मार्क्स मिनिमम मिलेंगे। ऐसा नहीं करना यहाँ पे। रीजन बीइंग कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर कि कुछ रिस्क बहुत छुपे हुए होते हैं क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छुपे ढके होते हैं और हर बच्चा उसको नहीं पकड़ सकता। उन रिस्क के लिए एग्जामिनर अप टू 3 to 3.5 मार्क्स भी आपको दे सकता है।
ठीक है? लेकिन वो रिस्क जो कि बहुत ज़्यादा सामने हैं, नज़र आ रहे हैं कि ये रिस्क है, उन रिस्क के लिए एग्ज़ामिनर आपको 2 मार्क्स दे सकता है। तो आपने अज़्यूम ये करना है कि हर एक रिस्क के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिनिमम एग्ज़ामिनर देगा एंड मैक्सिमम भी इतने ही देगा। यानी कि अगर बिज़नेस रिस्क का क्वेश्चन आ रहा है और वो 12 मार्क्स का पार्ट है, तो आप ये 2.5 पे डिवाइड करो और लिख दो कि आपने 4.8 यानी 5 बिज़नेस रिस्क लिखने हैं हर हालत में, ठीक है? और हमेशा ऑडिट इज़ वेरी, वेरी प्रोफेशनल एग्ज़ाम। आपने जब भी सॉल्यूशन लिखना है तो ऐसे नहीं करना कि आप आधा सिनेरियो पढ़ना शुरू करो जैसे यहाँ पे है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा, एक रिस्क मिला आपने लिख दिया। नहीं, ये काम नहीं करना। आपने आइडेंटिफ़ाई करके अपने पास रफ उस पे लिख देना है कि भाई ये रिस्क फ़ॉल करता है। ठीक है? आगे पढ़ो और रिस्क आइडेंटिफ़ाई करो। फिर जब आपको बिज़नेस रिस्क और दोनों किस्म के रिस्क, ऑडिट एंड बिज़नेस रिस्क दोनों के बारे में बात बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से सारा का सारा सिनेरियो पढ़ना है, आइडेंटिफ़ाई कर लेना है। जब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, फिर आपने रैंक करना है कि सबसे प्रोमिनेंट रिस्क मतलब कि सबसे ज़रूरी रिस्क, हाई रिस्क कहाँ पे है। आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ लिखना है। बिज़नेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में भी मतलब कि अगर ऑडिट रिस्क का पेपर कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहम रिस्क लिखो। फिर उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम के बारे में, उससे बाद उसके कम के बारे में। कंटिन्यू करो जब तक कि आपका रिस्क खत्म नहीं हो जाते। फिर बिज़नेस रिस्क के लिए भी आपने यही करना है। ठीक हो गया? हाईएस्ट टू लोएस्ट, सबसे प्रोमिनेंट टू द लीस्ट प्रोमिनेंट, इस तरीके से आपने लिखना है ताकि आपका एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर पढ़े तो उसको सबसे मुश्किल रिस्क पहले नजर आए, वो आपको मार्क्स देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, तो आखिर में शायद जो आपके मार्क्स ऊपर कम बन रहे हो वो छोटे रिस्क को देख के आपको मार्क्स दे दे। ठीक है? इसलिए हम लोग हमेशा प्रोमिनेंट टुवर्ड्स देन मोस्ट लीस्ट प्रोमिनेंट तक जाते हैं। आ गया। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, वही जो कल वाला था। मैंने आपको इसमें एक बिज़नेस रिस्क सॉरी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफ़ाई करके दे दिया था कि भाई इसमें ऑडिट रिस्क आइडेंटिफ़ाई कर दिए मैंने आपको, अब आप लिख के बताओ। कैसे लिख के बताओ मुझे? थ्रू यूज़िंग दीज़ टेक्निक्स। इस टेक्निक को यूज़ करो, लिख के बताओ। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। मुझे अभी तक आपका आंसर नहीं मिला, मुझे आपका आंसर ये वाला चाहिए। मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूँ। ठीक है? मुझे इसका आंसर चाहिए। आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 पे। सेम सिनेरियो, सेम इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ सेम, उसमें बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफ़ाई करके दो मुझे। और याद रखना एग्ज़ामिनर भी आपको 2 सेपरेट सिनेरियो नहीं देने वाला, वन फॉर ऑडिट रिस्क, वन फॉर बिज़नेस रिस्क, नहीं। आपको एग्ज़ामिनर एक ही सिनेरियो देगा, उसी के अंदर आपके पास बिज़नेस रिस्क भी होगा, उसी के अंदर ऑडिट रिस्क होगा। मैं अभी आपको सिर्फ़ एक रिस्क आइडेंटिफ़ाई करके दूँगा। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मिनिमम 2 रिस्क फ़ॉल करते हैं बिज़नेस के भी। एक मैं आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ, दूसरा खुद आइडेंटिफ़ाई करो और मुझे लिख के बताओ उसके बारे में। जिस तरह से मैंने अभी लिखना सिखाया है आपको यूज़िंग दिस टेक्निक। ये एक आपको गाइडेंस मैंने प्रोवाइड की है, ये वाली, ठीक है? इसको यूज़ करो और मुझे आप लिख के बताओ और इसको भी आप यूज़ करो। आइडेंटिफ़िकेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। अच्छा, एक सवाल आपका आई थिंक बनेगा कि यार आइडेंटिफिकेशन मैंने बिज़नेस रिस्क में तो आपको बता दी है, तो मैंने आपको ऑडिट रिस्क में आइडेंटिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं बताया? ऐसा ऑडिट रिस्क में पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ में ऐसा ऐसे हैक्स पॉसिबल नहीं है। ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड पे होता है। मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हर किस्म के सिनेरियो में एग्ज़ामिनर डिफरेंट चीज़ को टेस्ट कर रहा होता है, तो मैं हर चीज़ को नहीं टच कर सकता। अगर मैं आपको हार्ड एंड फास्ट रूल दे दूँ ऐसा जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया आपको बिज़नेस रिस्क में, तो आप वो रिस्क मिस कर जाओगे जो कि असल में फ़ॉल करते होंगे और उनके बारे में लिख दोगे जिनका कोई तुक ही नहीं बनता होगा। ठीक है? इसलिए ये प्रैक्टिस से आपका ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन थ्रू प्रैक्टिस आप ठीक करते हो। बिज़नेस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास ये चीज़ें हैं, सिर्फ़ 2 इम्पोर्टेंट है। या तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो सकते हैं कल को या रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। ठीक है? आ जाओ आप क्वेश्चन पढ़ो। एक रिस्क मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा सबसे पहला वाला, बाकी आपने करने हैं। क्या क्वेश्चन है? वही कल वाला। You are an auditor of ABC company who sells household electrical items to both शॉप्स एंड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। ठीक है भाई, हम लोग शॉप्स को भी बेचते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी बेचते हैं। इससे अब आप बिजनेस कंसल्टेंट जरा होके सोचो, अगर मैं 2 जगह पे बेच रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी बेच रहा हूँ, मतलब मेरा एक ब्रांड है। कस्टमर्स के माइंड में मेरा एक ब्रांड है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में। अगर मेरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खराब हो गए ना, तो कोई घर में नहीं लगाने वाला वो। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वहाँ पे आग लग सकती है। क्यों लगाएगा कोई ऐसा बंदा? अगर मैं ऐसी गलत चीज़ बेच रहा हूँ जिसमें जो बार-बार फॉल्टी आ रही है, तो कोई नहीं लगाने वाला। मेरी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। आगे पढ़ो। शॉप्स को भी बेचता हूँ, मतलब कि अगर मेरी रेपुटेशन खराब होगी तो मेरे दोनों टाइप ऑफ कस्टमर गए, दोनों कस्टमर गए। ठीक है? रेपुटेशन खराब है और अगर कस्टमर गए तो क्या हुआ? एक तो मेरी रेपुटेशन खराब हुई, दूसरा मेरा प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हुआ। खैर आगे। ऑल आइटम्स आर सोल्ड विथ 6 मंथ्स ऑफ गारंटी। गुड। अब लोग गारंटी देते हैं भाई कि ताकि कस्टमर को लगे कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। द ईयर एंड इज़ जून 2023।
मेरा बिज़नेस रिस्क में कोई ईयर एंड से वास्ता-शास्ता नहीं है, वो सिर्फ़ ऑडिट रिस्क में होता है। ड्यूरिंग May and June, the company experienced large number of returns in products. ओ भाई, क्यों? ये रिटर्न्स जो आ रही हैं आपके पास क्यों आ रही हैं? ये तो नहीं आनी चाहिए। पहले लार्ज नंबर आई हैं, मतलब कि पहले से भी ज़्यादा आई हैं। मतलब कि मेरे प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ खराबी है। आगे पढ़ो। अ प्रोविज़न इज़ नॉर्मली रिकॉर्डेड फॉर 10% ऑफ आइटम्स सोल्ड। ठीक है, कोई नहीं है, प्रोविज़न आप रिकॉर्ड करते हो, प्रोविज़न रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। During the year end, it is expected that 20% of the items will be returned due to high return rate experienced previously due to high faults in products मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। ये उसने बता दिया कि हाई फॉल्ट्स है मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर इस वक्त आ रहे हैं, जिसकी वजह से रिटर्न ज्यादा हो रहे हैं। मेरा एक रिस्क मेरे सामने आ गया। देयर इज अ हाई रिस्क राइट नाउ कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए, मेरी रेपुटेशन इफेक्ट हो जाएगी। क्यों इफेक्ट हो जाएगी? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स हाई रिटर्न हो रहे हैं, मतलब मेरा रेवेन्यू गिरेगा। रेवेन्यू गिरेगा तो क्या होगा? अगर मेरा रेवेन्यू गिर रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और दूसरी जगह पे मैं ये भी बात कर सकता हूं कि मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, पहले 10% की करता था, अब 20 की करूंगा। इट इज पॉसिबल कि आने वाले वक्तों में मेरी 20 की जगह 30 की रिकॉर्ड करने में, 30 की जगह फिर 40 की। हर साल अगर मैं ज्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड करूं, मेरे मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं। माय रेवेन्यू विल डिक्रीज इन द फ्यूचर कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ हाई फॉल्ट इन माय प्रोडक्ट्स, ड्यू टू विच माय रेपुटेशन विल बी इंजर्ड, ड्यू टू विच मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। हेंस दिस इज अ बिजनेस रिस्क। एक आइडेंटिफाई कर दिया, आगे आप खुद करो, आगे मैं नहीं करके दे रहा। अब आपने ये क्वेश्चन मुझे दो डिफरेंट सिनेरियोज में सॉल्व करके देना है हर हालत में। ठीक है, एक ये पार्ट बिजनेस रिस्क वाला, और दूसरा आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो और आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मैं भी आपको सारी दोनों की दोनों ये रिकॉर्डिंग्स पे शेयर कर देता हूँ।